अच्छा, तो शोल्डर में कॉमन लीजन्स कौन सी हो सकती है? सबसे पहले इन्होंने रोटेटर कफ पैथोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। रोटेटर कफ क्या कहते हैं? ये 4 बेसिक मसल्स हैं जो कि शोल्डर का जो जॉइंट है उसके प्रॉक्सिमिटी में ही लाई करते हैं। ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ उसके इम्पिंजमेंट होने से रोकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी पैथोलॉजीज हो सकती है कौन कौन सी, इसमें मसले आ सकते हैं रोटेटर कफ पैथोलॉजीज में? टेंडिनाइटिस हो सकता है, इसकी वजह सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो सकता है, बर्सा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी हो सकता है, पार्शियल एंड फुल थिकनेस टीयर भी हो सकता है। सही है, ऑफ रोटेटर कफ। मेन रीजन इसकी क्या हो सकती है रोटेटर कफ पैथोलॉजीज की? ओवर यूज। ठीक है, अच्छा, तो दो किस्म के टीयर्स हो सकते हैं। पार्शियल टीयर्स जो कि ज़्यादातर यंग पीपल में होता है, यंग लोग जो होते हैं उनमें होता है। क्यों होता है उनमें? उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, उनके मसल इतने वीक नहीं होते कि डायरेक्ट फुल टीयर हो जाए, तो उनमें पार्शियल टीयर्स पहले होता है। जबकि एडल्ट में जो होते हैं, ओल्डर एडल्ट जो हो गए, उनमें जो है 40 ईयर्स से जो ओल्डर हो उसमें टोटल टीयर्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रोटेटर कफ मसल्स वीक हुए होते हैं। सही हो गया, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसमें टीयर्स होते जाते हैं, फिर से वो छोड़ देते हैं, फिर से टीयर होते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो रोटरी कफ मसल है वो थिन हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से रप्चर हो सकता है, फुल टीयर हो सकता है। सही है, तो ये तो नॉर्मल होता है। इसके बाद अब आता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जो मेन हमारा इसमें लीजन है। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में क्या होता है और इसके बाद इसकी एग्जामिनेशन क्या होगी। तो हम लोग ये एग्जामिनेशन तब करेंगे, इसके बाद जनरल गाइडलाइन जो है ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइन में फिर वो डिटेल में है कि हर एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम पे आते हैं। अच्छा, तो इम्पिंजमेंट मतलब दो चीज़ों के दरमियान चपाती हो जाना। ठीक है, तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम जो है शोल्डर में, वो किस वजह से होता है? शोल्डर का जॉइंट का तो आपको पता है ना वो कैसा होता है। उसकी अगर इधर इन्होंने पिक्चर बहुत ऊपर होगी। अच्छा, अब ये देखिए शोल्डर जॉइंट है ना, ये कोरेको एक्रोमियल आर्क है और ये क्या है? ह्यूमरस का हेड है। इधर से काफ़ी स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इसके दरमियान से। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर इधर इसके दरमियान आके इम्पिंज हो जाए तो वो काज करेगा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है? वो रोटेटर कफ मसल, स्पेशली सुपरास्पाइनेटस, उसके अलावा सब एक्रोमियल बर्सा, इधर बर्सा होता है वो भी हो सकता है, या बाइसेप टेंडन। तो तीन चीज़ें जो मेनली पास हो रही होती है इसके नीचे से, वो उस एक तो दो बोन्स है ना, वो दो बोन्स भी आपस में लगे तो उसकी वजह से भी होता है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो सुपरास्पाइनेटस टेंडन है, उधर बर्सा भी होता है, और साथ साथ एक बाइसेप लॉन्ग हेड और बाइसेप का टेंडन भी जा रहा होता है। तो इन तीनों में से किसी की भी इम्पिंजमेंट हो तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहलाता है। इसके पीछे तीन थीरीज उन्होंने लिखी हुई कि किस वजह से इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो उन तीन थीरीज के नेम है मैकेनिकल एनाटॉमिकल थीरी, एक है वेस्कुलर कंप्रोमाइज थीरी और एक थीरी प्रोपोज्ड बाय पेरी। नेम से पता चला मैकेनिकल एनाटॉमिक थीरी, इसमें कोई ऐसी हम एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे ओवरहेड एक्टिविटी, या बोनी एनाटॉमी ठीक नहीं है, उधर कोई ये जो होता है ना एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है, इसकी शेप्स होती है नॉर्मल, एक नॉर्मल शेप होती है, एक होती है क्रो बीक्ड शेप। ठीक है, वो बाहर की तरफ निकली होती है। तो एनाटॉमी भी मैटर करती है और साथ ही साथ मैकेनिकली हम कैसे उस जॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, उस पर कौन सी मूवमेंट्स कर रहे हैं। पहली थ्योरी ये है, इस मूवमेंट्स और एनाटॉमी के बेसिस पे इम्प्लीमेंट हो सकती है। दूसरी थ्योरी जो पेश की गई है जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट होती है वो वेस्कुलर कंप्रोमाइज थ्योरी है, कि सुपरास्पाइनेटस टेंडन जो है उधर जो होता है उसको वेस्कुलर जो है सप्लाई कम मिलती है, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट अगर हो तो और भी ज़्यादा होती जाएगी। और एक थ्योरी प्रोपोज्ड बाय पेरी, आई थिंक ये उसकी वजह से है, मसल वीकनेस की वजह से इम्पिंजमेंट हो सकती है। अच्छा, तो इसके बारे में जो है नियर नियर के टेस्ट भी हमने पढ़ी होगी, नियर्स टेस्ट। नियर ने इस शोल्डर इम्पिंजमेंट पे और शोल्डर रीजन पे बहुत काम किया। तो उसने जो है मैकेनिकल एनाटॉमिक थ्योरी के बारे में एडवोकेट था वो, मतलब इसके बारे में वो ये इसको ज़्यादा मानता था मैकेनिकल एनाटॉमिक थ्योरी को। ठीक है, तो इसने कहा शोल्डर इम्पिंजमेंट के तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज देखिए, आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट कैसी होती है, बार बार आप ओवर यूज़ कर रहे हो एक चीज़ को। लेट सपोज मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बार बार
एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, एबडक्शन कर रहा हूँ, ओवर हेड, ठीक है, करता जा रहा हूँ। उस टाइम तो मसला हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम ओवर यूज हो रहा है, बिनाइन है, उस टाइम दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम टीयर्स वगैरह अंदर हो रही है या इम्पिंजमेंट बार बार हो रही है। तो पहला स्टेज होता है जिसमें बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग ओवर यूज सिंड्रोम होता है, ठीक है, बार बार ओवर यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो सिंड्रोम शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ अगर आप फिर से करो 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 तो उधर जो है थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो जाती है स्ट्रक्चर्स की स्पेशली टेंडन की, ठीक है। टेंडन जो होता है ना सुपरस्पाइनर्स का, जैसे इधर इन्होंने ये टेंडन आया हुआ है, इसकी थिकनिंग और फाइब्रोसिस जो है, ये देखिए कोरोमियल आर्क है और ये है ह्यूमरस। तो इधर ये टेंडन की थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो जाती है। इसके बाद जो है लास्ट स्टेज आता है। लास्ट स्टेज में क्या होती है, फाइब्रोसिस के साथ साथ बोनी स्पर्स बन जाते हैं उसमें। सही हो गया। तो ये अगर रेडियोग्राफ देखे, इसमें इसमें बोन बन गई है, स्पर बन गए। तो नियर्स का जो है, नियर्स ने ये 3 स्टेजेस बताया है। इसके बाद टेंडोनाइटिस, टेंडन की इन्फ्लेमेशन जो कि बहुत कॉमन है, जैसे सुपरस्पिनाइटिस गुजरा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स गुजरा हुआ है। इसके अलावा और भी रोटेटर कफ मसल्स गुजरे हुए, लेकिन उनकी इम्पेंजमेंट कम होती है बनिस्बत सुपरास्पाइनेटस के। तो ये सब में कॉमन है। जवानों में क्यों होता है, यंगर पर्सन में क्यों होता है, स्पोर्ट्स की वजह से, ठीक है। जबकि ओल्डर पर्सन में क्यों, किस वजह से होता है, डिजेनरेटिव लीजन्स की वजह से। डिजेनरेटिव लीजन्स इधर क्यों होती है, क्योंकि आपको हमने से पहले पढ़ा था, ब्लड सप्लाई कम होती है, पुअर ब्लड सप्लाई होती है सुपरास्पाइनेटस की। तो जिसकी वजह से इधर ब्लड सप्लाई जब कम मिलती है तो सेल डेथ हो जाती है। सेल डेथ की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उधर क्रिएट होता है, जो कि एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, इरिटेटिंग एंजाइम्स, ठीक है। जिस और साथ ही जो डेड टिश्यूज होते हैं वो बॉडी फौरन बॉडी की तरह उसको समझती है कि ये बाहर का एक एंटीजन आ गया, सही है। तो जिसकी वजह से बॉडी उस पर रिएक्शन शो करती है। वो कैसे रिएक्शन शो करती है, वो उस पर स्कार टिश्यू या कैल्सिफिक डिपॉजिट्स बनाती है, बोन बोन टाइप वो बनाती है, जैसे इसमें ये नजर आ रहा है ना, ये ठीक हो गया। तो इसकी वजह से, डिजनरेशन की वजह से ये होता है। और साथ ही साथ ये जो बोनी डिपॉजिट्स और कैल्सिफिक डिपॉजिट्स जो है ये तो बन रहे हैं, साथ ही साथ इसकी माइग्रेशन भी होती है इन डिपॉजिट्स की। तो ये जब माइग्रेट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, इधर बरसा होता है, तो बरसा को भी रप्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट बर्साइटिस हो सकता है। और एक्यूट बर्साइटिस हमने पढ़ा था, उसका पेन जो है एकदम से शुरू होता है, ऑनसेट ऑफ पेन एकदम होता है। तो ये इन्होंने बात की हुई है। इसके बाद है कि इसकी जो स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन के वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार वो जो है, जो ब्लड फ्लो एक तो कम है, और दूसरा बार बार इसको हम स्ट्रेस पहुंचाते हैं, बार बार ये यूज करते हैं टेंडन, कोई भी काम हमें टेंडन यूज करना पड़ता है, मसल यूज करना पड़ता है। तो इसके इम्पिंजमेंट की वजह से और ब्लड सप्लाई की वजह से इसकी रेजोल्यूशन के चांसेस कम है, हील होने के चांसेस कम है। सही हो गया। इसकी ट्रीटमेंट में मेन चीज जो है वो है ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज। ये जो है काफ़ी इसमें बेनिफिशियल है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इसकी इन्होंने, अच्छा इसके बाद जो है ये क्रोनिसिटी, एक जो फैक्टर जो है इसको इम्पिंजमेंट काज करने का, वो है रोटेटर कफ वीकनेस। जब ये मसल आ रहा होता है तो इसके रोटेटर कफ वीक होने शुरू हो जाते हैं, पेन होता है तो आप ये यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से मसल और भी वीक होने शुरू हो जाते हैं। और जब मसल वीक होगा, रोटेटर कफ इधर है ना, ये रोटेटर कफ मसल सुपरास्पाइनेटस हो गया, ये हेड को डिप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर ये वीक है तो हम अगर कोई भी मूवमेंट करेंगे, जैसे फ्लेक्जन या एबडक्शन करेंगे, तो ये जो ह्यूमरल हेड है ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि जब ये खींचेगा, ये मसल डेल्टॉइड इस बोन को खींचेगा ऊपर की तरफ, तो इम्पिंजमेंट इधर दरमियान में काज होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रेंथन करें। बाज़ लोग स्टेरॉइड यूज़ कर रहे होते हैं, पेन स्टेरॉइड इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन लोगों के अब मसल स्ट्रेंथन करनी है तो उनको बहुत ही ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करें, ग्रेजुअली, क्योंकि इनसे मसल क्या हो जाती है, इधर इन्होंने वर्ड लिखा है एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट, मतलब मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। तो कैहिल, ये जो है इसने रिसर्चर है, इसने बताया कि 4 और ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मिस डायग्नोज हो जाती है।
ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी, प्राइमरी एक्रोमियोक्लेविकुलर लीजन, ग्रूव सिंड्रोम और क्वाड्रिलेटरल स्पेस सिंड्रोम, ये 4 ऐसी कंडीशन है जिसके भी सिम्टम्स जो है थोड़े बहुत इसकी तरह लगते हैं, तो बंदा जो है इग्नोर करता है क्योंकि ये ज़्यादातर ये इम्पिंजमेंट कॉमन होती है, तो वो इम्पिंजमेंट को रूल इन कर देती है, तो ये ओवरलुक्ड हो जाती है ये कंडीशंस। इसमें जो ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी लोगों में कॉमन है, तो वो जो है ज़्यादातर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को उसके साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है। सही है। मसला ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी का होता है और हम डायग्नोसिस कर लेते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की कि इस बंदे को इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का मसला है। अच्छा, इसके बाद हिस्ट्री आती है। ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास एक पेशेंट आएगा, उसको अगर इम्पिंजमेंट हुई हुई है या सुप्रास्पेनेटस टेंडनाइटिस हुआ है या सबएक्रोमियल इम्पिंजमेंट हो गई है या लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन की इम्पिंजमेंट हो गई है, तो उसका पेन किधर देगा? लेटरल ब्रेकियल रीजन में। ठीक है, जितने भी ज़्यादातर है सारे ब्रेकियल रीजन में पेन देगा, एक्सेप्ट ये जो एक्रोमियोक्लेविकुलर का जो मसला हो, उसके अलावा जितने मसले हैं वो इस जगह पे देंगे। ठीक है, C5 C6 स्क्लेरोटोम है इधर, तो इधर ज़्यादातर पेन होता है। इसके एल्बो तक जाता है वो, और उससे नीचे भी जाता है C5 और C6 स्क्लेरोटोम, तो उस सारी जगह पे पेन दे सकता है। पेन कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऐसा होगा कि वैसे मूवमेंट पूरी कर सकेगा, लेकिन बाज मूवमेंट, वेरियस मूवमेंट सच एज एबडक्शन या फंक्शनल एक्टिविटीज या अबव शोल्डर में जो है इसको शार्प ट्विंजेस फील होगी, एकदम से शार्प सा पेन होगा। ऑनसेट ऑफ पेन वक्त के साथ साथ होता है क्योंकि ट्रॉमेटिक कंडीशन भी नहीं है और एक ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ सिवियर होती है, तो इस वजह से इसका ऑनसेट ऑफ पेन ग्रेजुअली होता है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है, फिर होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव में सवाल पूछते हैं और साथ ही साथ पेन की ऑनसेट और ये नेचर और ये सब कुछ देखते हैं ना। इसके बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते थे, इंस्पेक्शन करते थे शोल्डर के लिए, उसके बाद सर्विकल स्क्रीनिंग करते थे, उसके बाद फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन चेक करते थे, फंक्शनल मूवमेंट जो थी, उसके बाद जॉइंट टेस्ट करते थे। इन्होंने जॉइंट बीच में डाले ही नहीं है, ऐसे भूल के जैसे जॉइंट इधर होता ही नहीं है डार्लिन ने। अच्छा खैर, जॉइंट इसमें नहीं है। उसके बाद शोल्डर गर्डल मोबिलिटी इन्होंने डाल दिया। सही है। इसके अलावा पल्पेशन होती है, स्पेशल टेस्ट मसल टेस्ट जो था वो हमने जो पढ़ा था वो जॉइंट टेस्ट के बाद होता था, लेकिन खैर कोई नहीं। तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले पोस्चर चेक करेंगे क्योंकि पोस्चर भी लीड करता है इम्पिंजमेंट को। जैसे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर इन्होंने इधर किधर लिखा है, फॉरवर्ड हेड हो गया, राउंडेड शोल्डर हो गया, फ्लैटनिंग ऑफ थोरैसिक स्पाइन। राउंडेड शोल्डर में क्या होता है, स्कैपुला आगे की तरफ आ जाता है। जब वो आगे की तरफ आ जाता है तो नॉर्मली लिगामेंट्स ने हाथ का वजन बर्दाश्त किया होता है, लेकिन उसमें फिर लिगामेंट्स की जगह मसल को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मसल में स्ट्रेन आ सकती है, मसल में इम्पिंजमेंट भी काज हो सकती है क्योंकि नॉर्मल अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। तो पोस्चर भी रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा, तो पोस्चर को आपने इग्नोर नहीं करना, पोस्चर देखना उसका पोस्चर ठीक है कि नहीं। साथ ही साथ शोल्डर गिर्डल एसिमेट्रिक तो नहीं है, एक साइड पे एलिवेट, एक साइड पे नीचे, एक साइड पे आगे, एक साइड पे पीछे, ये तो नहीं है। इसके अलावा बैलेंस नॉर्मल नेचुरल पोजीशन और साथ ही साथ एंटल्जिक गेट वगैरह, ये गेट कैसा यूज़ कर रहा है, ह्यूमरल रिदम कैसी है, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम वो भी चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। के बाद ऑब्जर्वेशन में आपने देख लिया पोस्चर, ये सब कुछ सिमेट्रीज, ये सब कुछ देख लिया। इसके बाद इंस्पेक्शन आ गई। इंस्पेक्शन में आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखोगे। इंस्पेक्शन में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्यों? इंस्पेक्शन में आप क्या देखना चाहोगे, इधर शोल्डर इम्पिंजमेंट हुई है ना, तो इंस्पेक्शन में आप इम्पिंजमेंट के सिम्टम्स देखना चाहो, इम्पिंजमेंट के साइंस देखोगे। इम्पिंजमेंट के साइंस क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन उधर होनी चाहिए, तो इन्फ्लेमेशन तो आपको इधर से नजर नहीं आएगी, तो नेगेटिव शो होगा। एट्रोफी शो हो सकती है आपको अगर केस क्रोनिक है। ठीक है, क्रोनिक में क्यों एट्रोफी होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब ये होता है मसला होता है तो पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो मूवमेंट्स इस पे करता ही नहीं, जब मूवमेंट्स नहीं करता तो मसल एट्रोफी में चली जाती है इधर के। फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, इंस्पेक्शन होगी, इसके बाद शोल्डर के लिए हम सर्विकल स्क्रीनिंग करेंगे। आपको पता नहीं है कि शोल्डर का मसला है, हो सकता है सर्विकल रीजन से मसला आ रहा हो, C5 का मसला हो तो वो भी इधर पेन दे सकता है। तो आपने सर्विकल स्क्रीनिंग करनी है इस सर्विकल को रूल आउट करने के लिए। तो उसके लिए सर्विकल की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशंस, और साथ ही साथ पैसिव रेंज ऑफ मोशन में और प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, और साथ साथ क्वाड्रेंट कंप्रेशन टेस्ट भी करेंगे। तो इन टेस्ट से
अगर ये इनमें से कोई पॉजिटिव आया तो हो सकता है सर्विकल की वजह से मसला आ रहा हो, तो इनको रूल आउट करना ज़रूरी है। इसके बाद फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, जो फंक्शन एक्टिविटीज़ हम डेली लिविंग में करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं। शोल्डर के लिए 3 मेन एक्टिविटीज़ थी। एक, हाथ पीछे लेकर जाना, दोनों नेक के पीछे दोनों हाथों को रखना था। एक था, इस तरह 2 और भी थी ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक था ऑपोजिट शोल्डर की तरफ हाथ लेकर जाना, और एक था हाथ पीछे की तरफ लेकर जाना, बैक की तरफ, ठीक है। तो ये 4 फंक्शनल रेंज ऑफ मोशंस में आते थे। इसके अलावा और भी आप कर सकते हैं, शर्ट पहनना या कुछ और ऐसा काम करना, कंघी करना, तो ये सारा फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन में आता है। इसके अलावा इसके बाद क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक कर ली। रेंज ऑफ मोशन में आपको पता चल जाएगा कि इसको इस जगह में मसला है, इस ये वाली मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वो मूवमेंट कौन सी वाली नहीं कर सकता। लेट्स सपोज एबडक्शन नहीं कर सक रहा, एबडक्शन क्यों नहीं कर सक रहा, तो आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है। शोल्डर गर्डल मोबिलिटी चेक करने के लिए आप एक्टिव मूवमेंट्स करोगे उधर, ठीक है, पैसिव मूवमेंट्स भी करोगे। पेनफुल आर्क हो सकता है, पेनफुल आर्क को देखना है, सही हो गया। इसके अलावा रेजिस्टेड मूवमेंट जब करते हो, आपको ज़्यादातर मसला उधर किसका होगा, इम्पिंजमेंट में सुपरास्पाइनेटस का। तो सुपरास्पाइनेटस रेजिस्टेंस जब उसे आप दोगे तो उधर पेन होगा, तो इट विल रिप्रोड्यूस पेन। आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस देनी है, सही हो गया। अच्छा, इधर इन्होंने बात लिखी है, अगर रोटेटर कफ, लेट सपोज रोटेटर कफ टीयर हुआ है, लेकिन अगर पार्शियल टीयर हो तो मसल तो ऑलरेडी इंटेक्ट है ना, पेन होगा बंदे को, लेकिन वो स्ट्रांग होगा, मसल स्ट्रांग होगा, काम कर सकेगा अपना, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस दे सकेगा। अगर फुल टीयर हुआ हो तो रेजिस्टेंस होगी नहीं, अगर बहुत ज़्यादा टीयर हुआ हो तो उसमें भी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो मोस्ट कॉमन टेंडन सुप्रास्पाइनेटस है। इसके अलावा ये जो बाकी जो इन्होंने लिखे, बाइसेप्स स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर मसल, ये बहुत कम इन्वॉल्व होती है। अच्छा, एक पोजीशन है एम्प्टी कैन पोजीशन, और इसी पे एम्प्टी कैन टेस्ट भी बना हुआ है। एम्प्टी कैन टेस्ट में इसी एम्प्टी कैन पोजीशन को मेंटेन रखते हुए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये एम्प्टी कैन पोजीशन कौन सी पोजीशन है, आप सबसे पहले एबडक्शन कर ले आर्म की 90 डिग्री, उसके बाद थोड़ा सा 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कर ले, जैसे एडक्शन कर ले। जब हॉरिजॉन्टल एडक्शन आप कर लेंगे 30 डिग्री, या एंटीरियर की तरफ 30 डिग्री हाथ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगी एम्प्टी कैन पोजीशन, लेकिन इसमें हाथ साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन भी करनी होगी, मतलब थंब आपकी नीचे की तरफ हो जाए, जमीन की तरफ, जिस तरह थम्स डाउन होता है ना, वो वाला निशान। इस पोजीशन में आपके सुप्रास्पाइनेटस आइसोलेट हो गया है, सारा जोर जो है सुप्रास्पाइनेटस पे आ रहा है, रोटेटर कफ मसल्स में से। डेल्टॉइड भी काम कर रहा है, लेकिन सुप्रास्पाइनेटस इसमें आइसोलेट हो गया है और मसल से, जैसे कि रोटेटर कफ वाले हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को आप चेक करेंगे, इस पोजीशन में मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये पोजीशन याद रखें, सुप्रास्पाइनेटस आइसोलेशन वाली। इसके अलावा पल्पेशन चेक करें कि टेंडरनेस है कि नहीं। इसके बाद हर एक मसल की पल्पेशन करके चेक करते हैं, हर एक की टेक्निक लिखी हुई है कि इनको कैसे पल्पेट करना है। इसके बाद स्पेशल टेस्ट, इम्पीचमेंट के इन्होंने बहुत कम स्पेशल टेस्ट लिखे हुए हैं। एक तो इन्होंने सुपरास्पाइनेटस टेस्ट ऊपर दिए हुए हैं ना, उनमें कौन कौन से टेस्ट थे, उनमें एक था, हाँ सॉरी, सुपरास्पाइनेटस के लिए यही वाला टेस्ट है, ये जो इधर ये ऊपर ही है ना, एम्प्टी कैन वाला, एम्प्टी कैन टेस्ट। इसके अलावा एबडक्शन, नॉर्मल ये एबडक्शन आप करोगे रेजिस्टेंस के साथ, उसमें भी उसे पेन होगा। इसके अलावा ड्रॉप आर्म टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा इम्पीचमेंट सिंड्रोम टेस्ट है। तो ये 4 स्पेशल टेस्ट इसमें इन्होंने लिखे हुए। इसके बाद मसल टेस्ट, आप स्पेसिफिक मसल्स को चेक करोगे, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कंट्रोल कैसी है, उनका लेंथ कैसी है, हर एक के बारे में बताया कि स्ट्रेंथ कैसे होता है, कंट्रोल क्या होता है, लेंथ क्या होता है, उससे हमें क्या पता चलता है इसे प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल भी आप चेक करोगे कि कोई नर्व का मसला तो नहीं। न्यूरोलॉजिकल इंटेग्रिटी टेस्ट ULTT 1 2 3 जो होता है वो परफॉर्म करोगे मोबिलिटी के लिए और इंटेग्रिटी के लिए। अच्छा, अब इससे आपको पता चल गया, इस हिस्ट्री से आपको एक तो स्टार्ट में आपको क्वेश्चन से भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ये जब आप सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, इसके बाद अगर आपको जब पता चल जाए कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ है, तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में कौन सी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से जो है इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और साथ ही साथ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी, ठीक है। पेन रिलीफ भी कम होती है इससे, पेन रिलीफ भी मिलता है इससे।
दूसरा ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है और स्कार फॉर्मेशन भी कम होती है। और लास्ट में अप्रोप्रिएट आर्म यूज़ और मसल स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो 4 चीज़ें जो है इसकी मैनेजमेंट में आती है इम्पिंजमेंट की, वो है अल्ट्रासाउंड, फ्रिक्शन मसाज, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज, साथ ही साथ अप्रोप्रिएट आर्म यूज़ और जो मसल्स जो उधर इन्वॉल्व है उनकी रिस्ट्रेंथनिंग। तो इसके साथ ये ख़त्म हो गया चैप्टर।